हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में पटेल रिटेल आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो दोस्तों कल के दिन पटेल रिटेल की लिस्टिंग होने वाली है और किस तरह की लिस्टिंग होगी इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले पहली बार अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों कल के दिन जैसे मैंने कहा लिस्टिंग होने वाली है पटेल रिटेल की। अगर आपको अलॉटमेंट मिला तो कॉन्ग्रेचुलेशन। 255 रुपीज़ का आपको एक शेयर मिला है, 10 रुपये की उसकी फेस वैल्यू है और टोटल 58 शेयर्स मिले इन अ सिंगल लॉट। दोस्तों जब भी हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो पहले क्या देखते हैं कि वो आईपीओ किस तरीके का था, फ्रेश इशू था, ऑफर फॉर सेल था। अगर दोनों था तो कितना बड़ा पोर्शन फ्रेश इशू का था या ऑफर फॉर सेल का था। तो ये आईपीओ दोस्तों बिल्कुल दोनों था, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। 242 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ था टोटल मिलाकर, जिसमें से 217 करोड़ का यानी मेजर जो पोर्शन है वो फ्रेश इशू का था। ओनली 25 करोड़ का याद रखिएगा एक ओएफएस रखा गया था। मतलब जितने पैसे प्रमोटर्स या फिर निवेशक जिनके पास जाते हुए दिखेंगे वो है दोस्तों 25 करोड़ 55 लाख। बाकी का 217 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी खुद यूटिलाइज करेगी, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमने देख ली कि एक बड़ा फ्रेश इशू था। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, फ्रेश इशू को ज़्यादा पॉजिटिव क्यों माना जाता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को पैसों की नीड है। तो अगर कंपनी को पैसों की नीड है तो कंपनी हो सकता है जो वैल्यूएशन है उसको सही रखे, बिकॉज कंपनी को खुद को ही पैसों की ज़रूरत है। तो अगर कंपनी वैल्यूएशन बहुत हाई रख देगी तो डेफिनेटली उतना पैसा नहीं मिलेगा, मतलब पैसा हो सकता है कि ज़्यादा अच्छे से ना मिले, निवेशक ना लगाए। तो वैल्यूएशन को हो सकता है कि देखिए फ्रेश इशू में कभी कभार सही रखा जाता है। अब बहुत सारे इंस्टेंसेस ये भी कि फ्रेश इशू आईपीओ आया कुछ खास नहीं कर पाया, तो ओएफएस में भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया कर गए। तो ये कहने की बात होती है बट ओवरऑल हमेशा देखा जाता है, राइट। दूसरी चीज़ पे आते हैं, वो है दोस्तों किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन कंपनी को मिला। तो क्यूआईबी कैटेगरी ने दोस्तों इस आईपीओ को 272 टाइम्स भरा। मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर क्यूआईबी कैटेगरी 200 टाइम्स से ऊपर जा रही है तो वो अपने आप में बेहद ही धमाकेदार सब्सक्रिप्शन हो गया। मतलब उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो 272 टाइम्स अगर ये सब्सक्रिप्शन आया है क्यूआईबी का तो इट्स मैसिव, राइट। 7,890 करोड़ के आसपास कंपनी को मिलते हुए देखने को मिले, यानी क्यूआईबी का दमदार सब्सक्रिप्शन था। एचएनआई का 108 गुना का सब्सक्रिप्शन और भी शानदार, और रिटेल 42 टाइम्स, एम्प्लॉय 25 गुना, कुल मिलाकर 95 टाइम्स यानी 19,000 करोड़ रुपए कंपनी को मिलते हुए दिखे। अब देखिए जब भी इतना दमदार सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखता है तब समझ सकते हैं कि देखिए आईपीओ के अंदर अगर कुछ बात होगी या फिर कुछ लग रहा होगा, इसलिए दोस्तों इतना दमदार सब्सक्रिप्शन निकल का है। तो सेकंड पॉइंट जो सब्सक्रिप्शन का है वो भी कंपनी टिक करती है, बिकॉज कंपनी को एक मैसिव सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज, नो डाउट। ठीक है, अब आते हैं तीसरी चीज़ पे जो है दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स किस तरीके के हैं इस कंपनी के। तो अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्लाइनिंग मोड पर है। 1,000 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू हो गया था FY23 में, तो उसके बाद 817 करोड़ रुपए आया कंपनी का रेवेन्यू, विच इज़ अ डाउनफॉल। और फिर कंपनी का रेवेन्यू वो बढ़कर 825 करोड़ हुआ, मात्र 1% से भी कम का इंक्रीज है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू है, राइट, उसमें उतनी कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। बट मुनाफा 1,000 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी का मुनाफा 16 करोड़ का था, फिर 817 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी का मुनाफा 22 करोड़ का था, तो 825 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी का मुनाफा 25 करोड़ का था। यानी ओवरऑल मुनाफे में तो बढ़ोतरी हमको देखने को मिल रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये दिखता है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर बोरिंग अगर आप नोटिस करेंगे तो 180 करोड़ की है, यानी कंपनी का जो ओवरऑल डेट टू इक्विटी है वो भी थोड़ा सा नेगेटिव बात है कि 1 से ऊपर है। हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि डेट टू इक्विटी जो है उसका रेशियो कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 1 से नीचे रहना चाहिए। 1 भी रहता तो ठीक है, लेकिन अगर 1 से ऊपर चल जाता है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी पोजीशन अच्छा नहीं है। और इसका जो रेशियो है वो याद रखिएगा ऑलमोस्ट 1.3 के आसपास, 1.34। तो ये दिखाता क्या है कि दोस्तों जो डेट टू इक्विटी है वो भी कंपनी का बढ़िया नहीं है। ये अपने आप में नेगेटिव बातें हैं। अब कुछ और बात दोस्तों कंपनी के बारे में करते हैं, देन हम बात करेंगे सीधा लिस्टिंग पे। अब ये पॉइंट्स बताता हूँ मैं, ताकि अगर आपको व्यू लॉन्गर टर्म का ना है तो आप ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात तो पटेल रिटेल है क्या। पटेल रिटेल याद रखिएगा एक महाराष्ट्र बेस्ड ग्रोसरी प्रोसेसर और रिटेलर है। कंपनी का याद रखिएगा रिटेल और सुपरमार्केट चेन आपको मिल जाती है। इनका जो ब्रांड नेम है जिसके अंदर दोस्तों इनके स्टोर्स चलते हैं वो है पटेल आर मार्ट, राइट। उसके तहत आपको कंपनी के स्टोर्स मिल जाएंगे। और वो कहाँ पर है, वो है थाने के अंदर, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, महाराष्ट्र में। करीबन 1.8 लाख स्क्वायर फीट ऑफ रिटेल एरिया आपको कंपनी का मिल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी के जो मेजर सुपरमार्केट्स है वो आपको टायर 3 सिटीज़ में मिलेंगे और सब अर्बन एरियाज़ में मिलेंगे, राइट। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दोस्तों कंपनी है तो अपने आप में ग्रोसरी प्रोसेसर और रिटेलर, और कंपनी के ऑलमोस्ट 43 स्टोर्स भी है। लेकिन जो कंपनी का मेजर रेवेन्यू हमको आता हुआ दिखने को मिलता है वो याद रखिएगा ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट से आता है, मतलब होलसेल और एक्सपोर्ट से। 55% ऑफ द रेवेन्यू, 45% याद रखिएगा रिटेल सेल से आता है, मतलब जो इनका स्टोर है।
तो आप समझिए कि 45% कहाँ से आ रहा है, स्टोर से, और 55% आता हुआ दिख रहा है ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट से। ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक पॉइंट दिखता है, राइट। अब ये बात क्या है कि देखिए जो कंपनी का रिटेल सेल्स का ओवरऑल जो रिटेल स्टोर का सेल्स है, याद रखिएगा FY21 में वो 21% ही था, तो वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है और अब 45% तक पहुंच चुका है। लेकिन अपने आप में आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, अभी भी जो मेजर रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आता हुआ दिख रहा है फ्रॉम ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट्स। अब ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो बिजनेस है कंपनी का ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट का, वो पीछे हो जाए, स्टोर्स से ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ नजर आए। बट हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि जो भी करंट बात है वो हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, राइट। इसके अलावा कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के साथ साथ 38 प्रोडक्ट कैटेगरीज है और 10,000 स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और बातें बताता हूँ, तो जैसे देखिए कंपनी का जो नेट मार्जिन है, राइट, वो अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेंथन हुआ है टू 3%, लेकिन प्रॉफिट जो है वो सिर्फ 12% बढ़ता हुआ नजर आया, जैसे आपको ने बताया अभी FY25 के अंदर। अभी बात ध्यान रखिए कि ये एक्सट्रीमली लो है क्योंकि बेस भी अपने आप में छोटा है। FY24 का पैट 23 करोड़ के आसपास था। अब ये बात ध्यान रखिए, जो इनका 1/5 ऑफ द बिजनेस है, राइट, वो आता कहाँ से, होल सेल्स से, राइट, विद इन इंडिया। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए जो कंपनी के डेटर्स मतलब जो आउटस्टैंडिंग डेटर्स है वो 30% बढ़े हैं साल भर साल, टू 125 करोड़। ये दिखाता क्या है कि देखिए ये जो 125 करोड़ कंपनी के ऊपर डेटर्स है, जो आउटस्टैंडिंग डेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट कंपनी की 2 महीने की सेल है। मतलब कंपनी के डेटर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। क्यों? बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि डेटर्स उतने तेज़ी से नहीं बढ़ने चाहिए। अब वरीसम बात क्या है, मतलब प्रॉब्लमेटिक बात क्या है कि जो इनका 1/4 या फिर आप कह सकते हैं 34 करोड़ ऑफ द डेटर्स जो है, ये पिछले 6 महीने से आउटस्टैंडिंग है। तो कंपनी क्या कर रही है इनको लेकर, ये अपने आप में एक और प्रॉब्लम है, राइट। तो ये भी हमेशा एक बात ध्यान रखिए, ज़्यादा अगर डेटर्स रहते हुए नजर आएंगे, ज़्यादा आउटस्टैंडिंग डेटर्स रहेगा, तो ये अपने आप में हमेशा एक प्रॉब्लम आपको बनती हुई नजर आएगी, राइट। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है? जैसे मैंने बताया 34 करोड़ का ये जो डेटर्स है, वो एक बात ध्यान रखिएगा, FY23 तक 6 महीने के अंदर सिर्फ 4 करोड़ के आसपास का, याद रखिएगा 4 करोड़ था जो डेटर्स थे आउटस्टैंडिंग 6 महीने में। तो आप समझिए कि 30 करोड़ जो डेटर्स है वो पिछले 2 फिस्कल के अंदर ऐड होते हुए देखने को मिले। तो ये दिखाता है कि अब क्या कंपनी की जो क्वालिटी ऑफ रिपोर्टेड ग्रोथ है, क्या उस पर क्वेश्चनिंग होना चाहिए, क्योंकि हायर अगर नीड रहेगी वर्किंग कैपिटल की, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम रह सकती है फ्रेश इशू के लिए। अब एक और चीज़, कंपनी ने याद रखिएगा 300 रुपये प्रति शेयर पे 15 करोड़ रुपए का प्राइवेट प्लेसमेंट किया था इन नवंबर 2024। अब अच्छी बात यही है कि आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशन, तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी ने पहले रखी थी उससे कम पे लेकर आई, तो बिल्कुल अपने आप में यही बात है। बट फिर भी क्या वैल्यूएशन कंपनी की सही है, ये अपने आप में एक और सवाल है। सो आई थिंक क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा नजर आते हैं, बट स्टिल अब आते हैं लिस्टिंग पे। सो 255 का इसका प्राइस बैंड है, 33 के आसपास का कंपनी का आपको प्राइस टू अर्निंग देखने को मिल जाता है। अब मेरे हिसाब से देखिए जो लिस्टिंग है वो 310 से 320 के बीच में होने की मेरी एक्सपेक्टेशंस है। अब क्यों कह रहा हूँ मैं कि 310 से 320 के आसपास होगी, मैं सबसे अगर 300 रुपये के ऊपर ही निकल जाता है, याद रखिए, तो डेफिनेटली फिर 310 320 की एक्सपेक्टेशंस आप करके चल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जो बाकी कंपनीज लाइक विशाल मेगा मार्ट्स, अवेन्यू सुपर मार्ट्स, देखिए ये दोनों डिफरेंट काइंड ऑफ अ कंपनीज, आप उसको पटेल आर मार्ट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी पड़ेगी, राइट। तो उनको अगर वैल्यूएशन ज़्यादा मिल रही है तो उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज उनकी ग्रोथ आप देखिए, उनका बिजनेस आप देखिए, तो वो अपने आप में एक अलग ही तरीके से कंपनीज हो जाती है। बट स्टिल जो इसको भी रिस्पॉन्स मिलता हुआ देखने को मिला स्पेसिफिकली फ्रॉम द QIB कैटेगरी 272 टाइम्स, वो अपने आप में बहुत शानदार था। तो ये एक रीज़न है कि देखिए इसकी लिस्टिंग आई फील कि 300 से ऊपर होनी चाहिए, बिकॉज जो इसको रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिला है। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे लॉन्ग टर्म को लेकर, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ कंपनी को लेकर इन द लॉन्गर टर्म ऑफ व्यू। मतलब इतना ज़्यादा मुझे कुछ खास कंपनी का लंबे अवधि का समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं लंबी अवधि पे ज़्यादा विचार नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ आई थिंक अगर लिस्टिंग गेन मिल जाता है तो इट्स वेरी गुड। सो यही मेरा व्यू है। अब अगेन ये मेरा व्यू है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें अगर आपको अपना व्यू बनाना है। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, आप लोग बताइएगा आप लोग क्या करने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।